हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 की भूमिका, यानी उससे संबंधित वो बातें जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। सबसे पहले हम देख रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहा गया है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। एक बार फिर से समझेंगे कि भाज्य अभाज्य का क्या मतलब था। भाज्य संख्या यानी कि वो संख्याएं जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के दो से ज़्यादा गुणनखंड हों, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें 4, अब 4 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है और 4 से खुद से भी भाग हो जाता है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते ही कोई भी जो संख्या है वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या जो एक और खुद से भाग हो, जो संख्या एक और अपने अलावा किसी से भाग ना हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर ये अंक लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही अंक है, इससे ज़्यादा अंक भी ऐसे हो सकते हैं। तो हमने जो संख्या ली उदाहरण के लिए वो है 2, 3, 5। 2 है वो 1 और 2 के अलावा किसी से भाग नहीं होता। इसी प्रकार से 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी से भाग नहीं होता। 5 भी 1 और 5 के अलावा किसी से भाग नहीं होता। ध्यान रखेंगे, 1 को कुछ भी नहीं माना जाता। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर सही तरीके से केवल और केवल 2 गुणनखंड है, यानी कि 1 और खुद वो नंबर, तब तो उसको कहते हैं अभाज्य। अगर 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग हो रही है तब उसको कहते हैं भाज्य। और क्योंकि 1 के लिए सिर्फ 1 के अलावा और कोई ऐसा अंक है ही नहीं, यानी 2 की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए उसको भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं माना जाता। गुणनखंड तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे हमें 4 को लिखना है तो हम 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना में 2, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से अगर हमें 10 को लिखना है तो हम लिखेंगे 2 गुना में 5। अगर हमें 15 लिखना है तो हम लिखेंगे 3 गुना में 5। अगर 40 लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। इस तरह से गुणनखंड करना हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है, उसी का यूज करते हुए, यानी कि जो भी गुणनखंड आए वो 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए तो भाज्य संख्या है। अगर केवल 2 गुणनखंड हुए तब वो अभाज्य है, और अगर 2 भी नहीं हुए तब उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इन संख्याओं के ऊपर क्या कहा जा रहा है, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर, ये जितने हमने उदाहरण लिए ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। जब भी हम भाज्य संख्याओं को ले रहे हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अब यहाँ जो हमने संख्याएं लिखी ये सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम सिर्फ इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, 5 को आगे लिख दें, 2 को पीछे लिख दें, या फिर इधर 5 को आगे करके 3 को पीछे कर दें, या फिर 1 बार 2 फिर 5 और फिर 2 बार 2। हम इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं। यदि इस क्रम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तरीका है लिखने का वो अपने आप में अद्वितीय है।
यानी केवल एक ही तरीका है इसे लिखने का। अभाज्य गुणनखंड जो लिए गए हैं इनके अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं है जिसकी मदद से इन्हें लिखा जा सके। तो हमारे पास यही बताया गया है अंकगणित आधारभूत प्रमेय में प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या हमारी चल रही है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और क्रम को छोड़ दिया जाए यानी आगे पीछे होने को छोड़ दिया जाए तो इनको लिखने का केवल एक ही तरीका है, यानी कि यह अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, कोई और तरीका इस चीज को लिखने का नहीं है। ये बात हमारी बताई गई है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में। इसको यूज करते हुए हमें बाकी सवाल हल करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास चल रहा है जो दूसरा मेथड है, अब इनका हम यूज कहाँ करेंगे? जो हमने ये आधारभूत प्रमेय ली है हम इस प्रमेय को कहाँ पर यूज करेंगे? इसको यूज करने के लिए हमें HCF और LCM वाले जो भी सम दिए गए हैं उन सब में कंडीशन दी गई है कि अभाज्य गुणनखंड विधि या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो जहां भी HCF LCM निकालना है वहां पे इसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उदाहरण है हमारे प्रश्नावली के अंदर। उदाहरण में क्या कहा गया है कि जांच कीजिए कोई भी संख्या या यूं कहिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए चार की पावर n 0 पर समाप्त किया जा सकता है। हमें ये चेक करना है कि क्या 4 की पावर n लेने पर, जहाँ पे n कोई प्राकृत संख्या है, n किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ जो ये n चल रहा है ये एक प्राकृत संख्या है, 4 की घात n यदि लिया जाए तो क्या वो 0 पर खत्म हो जाएगा? अब हमें इसको हल करने के लिए हमने देखा कि जो 4 की पावर n है उसको हम क्या लिख सकते हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड लिए 4 के, तो 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुना में 2। अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, हम इसको 4 गुना 1 नहीं लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी जो 1 और खुद के अलावा भाग ना होता हो, तो 2 जो है वो 1 और 2 से ही भाग होता है। 2 को 2 बार गुना करना या 2 की घात 2, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम इसको ब्रैकेट के बाहर ले लें तो इसे 2 की घात 2n भी लिखा जा सकता है। यानी कि जो हमारा ये बेस है, बेस यहाँ पर केवल 2 है। अब ये देखिए कि यदि हमें 10 को लिखना हो, जब भी हमें किसी नंबर को 0 पे ख़त्म करना है, मान लीजिए 10 खुद ही है, ये 0 पे ख़त्म हो रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुना में 5। अगर हमें 40 को लिखना है तो इसको भी हम 4 गुना में 2 गुना में 5 लिख सकते हैं। यानी कि ये 10 जब भी हमारे पास आ रहा है, इसको भी अगर हम अभाज्य में लिखते हैं तो 2 गुना में 2 लिखेंगे। हम सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कम से कम हमें कितने 2 की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमें किसी अंक को, किसी संख्या को 0 पर समाप्त करना है, यानी इकाई का अंक 0 लेना है, तो कम से कम हमें कितने 2 और कितने 5 की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, कम से कम 1 बार 2 और कम से कम 1 बार 5, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ कम से कम 1 बार 2 और कम से कम 1 बार 5 आ जाए तो इसका भी अंक पीछे 0 आ जाता है। इसी तरह से अगर हमें 1000 को लिखना हो, अब इस 1000 में भी इकाई का अंक जो है वो 0 है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 100 गुना में 10, यानी 100 गुना में 2 गुना में 5। फिर से वही कि कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 की ज़रूरत है। यहाँ से हमें और भी 2 और 5 मिल जाएंगे, लेकिन हम कम से कम देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हमें
जीरो चाहिए है इकाई का अंक, तो कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जो हमें संख्या दी गई थी उस संख्या में गुणनखंड करने पर 2 तो मिल जाता है लेकिन 5 नहीं मिलता। और 5 के ना मिलने की करने होने से, इसके मिसिंग होने से हम इसको 0 पर समाप्त नहीं कर सकते। 4 की n को 0 पर समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। हमें गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 गुना जरूरी है। अगर दोनों अंक एक एक बार नहीं आते, ज्यादा तो कितनी भी बार आ सकते हैं, कम से कम एक बार आने चाहिए। अगर एक बार भी नहीं आते तो वो कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि 6 और 20 इनके लिए HCF क्या है, LCM क्या है, और फिर उसके आधार पर ये दिखाना है कि कोई भी 2 संख्याएं अगर उनका गुणनफल लिया जाए तो वो HCF LCM की गुणा के बराबर है। केवल 2 संख्याओं पर ये लागू होता है, ये नहीं कि 3 संख्या वाले पर भी हम इसको लगा लें। अगर 2 संख्याएं हैं, उनका HCF LCM निकाला गया तो HCF LCM की गुणनफल किसके बराबर होगी? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। अब इसके लिए हमने पहले क्या किया, 6 लिया और 20, इनके दोनों के क्या कर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। छोटे अंक से शुरू करेंगे अभाज्य गुणनखंड में भी, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, जो भी अभाज्य संख्या हमें पता हो। अब यहाँ से इसका मतलब हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना में 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 5। अगर घात की मदद से लिखें तो 2 की घात 2 गुना में 5। अब हमें इसके लिए लिखना है HCF और LCM। HCF के लिए हमें वो गुणनखंड देखना है जो दोनों के पास मौजूद हो। जब हम यहाँ संख्याएं देखते हैं तो 2 दोनों के पास मौजूद है। यहाँ 2 एक बार है, ऊपर कोई घात नहीं लिखी, इसका मतलब उसको 1 पढ़ा जाएगा। यहाँ पर 2 एक बार है और यहाँ पर 2 बार है। तो जो घात कम है वो तो जाएगी HCF में और जो ज्यादा बार है वो जाती है LCM में। दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से जो घात कम बार आई है वो HCF में लिखी जाती है और बड़ी से बड़ी घात LCM में लिखी जाती है। फिर हमने देखा 3। अब 3 6 में तो शामिल है, 20 में शामिल नहीं है, यानी कि 3 जो है वो HCF में नहीं जाएगा, वो सीधा किस में जाएगा, LCM में, क्योंकि ना होना छोटा माना जाएगा और किसी चीज का होना बड़ा। तो जो भी घात छोटी है वो तो जाएगी HCF में और जो बड़ी है वो LCM में। कुछ नहीं होना HCF में और एक बार होना LCM में। इसी तरह से फिर हमने देखा 5 को, 5 इधर है इधर नहीं है, यानी कि 5 नहीं है तो HCF में नहीं लिखा जाएगा और है एक बार तो LCM में लिखा जाएगा। इससे हमें पता लगा कि 2 तो हो गया HCF और 60 हमारे पास क्या हो गया, LCM। अगर हम इसकी जांच करते हैं तो हम क्या देखते हैं, HCF और LCM की गुणा, यानी कि 2 गुना में 60, ये कितना है 120। और जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं का गुणनफल वो भी कितना है, 6 गुना में 20। दोनों से एक ही उत्तर आ रहा है, यानी कि जांच में हमारा ये
सिद्ध हो जाता है कि जब कभी संख्याओं का गुणनफल लिया जाए तो वह HCF एलसीएम की गुणा के बराबर है। इसे नोट करेंगे, पॉज कर लेंगे वीडियो को और इसे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे।